हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एमजी सर हिस्ट्री। आज हम देखेंगे कक्षा 11 के हिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 जोधपुर डिस्ट्रिक्ट वाले पेपर के बारे में सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ तो साथियों, देखिए पहला प्रश्न, पेपर अपने हाथ में रखिए, पेन कॉपी अपने हाथ में रखिए और जिसका आप प्रश्नों के उत्तर लगाते रहिए पेपर के अंदर और कॉपी के अंदर भी लिख लीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, पत्थर के औजार बनाने व उसका प्रयोग किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। हमने पहले पार्ट के अंदर बहुत बार पढ़ा होमिनिड वगैरह ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो उनमें हमने पढ़ा था कि पत्थर के औजार बनाने व उसका प्रयोग करने का पहला प्रयोग हमें कहां से प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखना है इथियोपिया व केन्या से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें सही हो जाएगा, इथियोपिया व केन्या। दूसरा प्रश्न देखिए, अंतिम असीरियाई शासक अशुरबिनपाल का प्रसिद्ध पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, अशुरबिनपाल अंतिम असीरियाई शासक अशुरबिनपाल का जो प्रसिद्ध पुस्तकालय है वह निनवे, और निनवे इसकी राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। ध्यान रखना, राजधानी में पुस्तकालय का निर्माण इसने करवाया था। मेसोपोटामिया में किस भाग में सर्वप्रथम नगर व लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? आप लोगों को पता है मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के मध्य का भूभाग मेसोपोटामिया कहलाती, और वो दो नदियां कौन सी थी? दजला व फरात। याद रखना है, दजला व फरात, इन दो नदियों के मध्य जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। ध्यान रखना। और इस मेसोपोटामिया के अंदर नगर व लेखन प्रणाली का विकास किस तरफ हुआ? दक्षिण भाग में हुआ। तो ध्यान रखना, इसमें उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निश्चय किया? तो आप लोगों को बताना है कि ईसाई धर्म को राज धर्म कौन से रोमन सम्राट ने बनाया। तो हमें पता है ऑगस्टस, ट्राजान, टिबेरियस। ऑगस्टस ने नहीं किया था, ट्राजान जिस समय सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था साम्राज्य का, और कॉन्स्टेंटाइन। तो ध्यान रखना, ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने वाला व्यक्ति था कॉन्स्टेंटाइन, और अपना सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट वाला ए, ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न देखिए, पैगंबर मोहम्मद से मक्का से मदीना प्रस्थान करने की जो घटना है उस घटना को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद जब मक्का से मदीना चले गए थे, जब वहां पर विरोध होने लगा तो मक्का से मदीना गए थे, और मक्का से मदीना 622 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 622। याद रखना आपको। और उस समय की इस घटना को क्या कहा जाता है? हिजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो यात्रा थी तीर्थ यात्रा के रूप में, तो आप यदि तीर्थ यात्रा करोगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर करना है डी वाला ऑप्शन, हिजरा। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम में सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती है? इस्लाम धर्म के अंदर सुंदर सुंदर अक्षरों को लिखने की कला को क्या कहते हैं? आप भी अपनी हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। ध्यान रखना, इस्लाम धर्म के अंदर यदि सुंदर कला लिखते हैं, इस कला को कहते हैं खुशनवीसी। क्या कहते हैं? खुशनवीसी। जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रखा है खुशनसीबी, ये नवीसी है। खुशनवीसी या खुशनसीबी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना। और इसके अंदर पहला ऑप्शन देखिए अरबेस्क, ये भी ध्यान रखना। अरबेस्क का मतलब था, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, अरबेस्क का मतलब था ज्यामितीय व वनस्पतीय डिजाइन। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है अरबेस्क का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना ज्यामितीय व वनस्पतीय डिजाइन को अरबेस्क कहा जाता है। और खुशनवीसी का मतलब है इस्लाम धर्म में सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? अब आप लोगों को मैंने कई बार प्रश्न आपको बताए हैं, और अपने मेसोपोटामिया की सभ्यता में पढ़ा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में शहरी जीवन, समृद्ध संस्कृति, साहित्य और खगोल और गणित विद्या के अंदर बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ था। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर तीनों ऑप्शन सही है, शहरी जीवन भी आएगा, समृद्ध साहित्य भी आएगा, गणित व खगोल विद्या। यदि पूछ लिया जाए कि सभ्यता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खगोल विद्या व गणित व खगोल विद्या के लिए। तो अभी इसके अंदर सही जवाब हो जाएगा शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित व खगोल विद्या, ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। सबसे चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे वाला प्रश्न देखिए, मंगोल यायावर थे। अब आपको बताना है कि मंगोल यायावर सामान्यतः कहां के रहने वाले थे। ऑप्शन देखिए, पहला चीन, फिर है रूस,
तीसरा है मध्य एशिया स्टेपी क्षेत्र और चौथा है सीरिया। हमने बात की थी जब मंगोलों के बारे में पढ़ा था तो कि मंगोल जो चीन के ऊपर वाला देश मंगोलिया, उनके अंदर ये मध्य एशिया में पड़ता है भाग, और इसीलिए ये इन स्टेपी क्षेत्रों के अंदर, जंगलों के अंदर रहने वाले लोग यायावर साम्राज्य के लोग कहलाते थे, मंगोल के कहलाते थे, और मंगोलिया क्षेत्र में रहने वाले थे, इसीलिए इनको मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में रहने वाले कहा गया है। तो ध्यान रखना, मंगोल के यायावर लोग कहां पर रहते थे? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र। यदि ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र ना आकर मंगोलिया शब्द दे दिया जाता तो आपका सही जवाब हो जाता मंगोलिया। अगला प्रश्न देखिए, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है। अब चंगेज खान की विधि संहिता, विधि कानून के बारे में संहिता को क्या कहते हैं? तो यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यास। तो ध्यान रखना, चंगेज खान मंगोलों का सबसे खतरनाक शासक, चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है? यास कहलाती है। और इसके अंदर देखिए पहला शब्द दे रखा है उलूस, और इस उलूस का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो दूरस्थ सीमा जिसकी निर्धारित नहीं हो, जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं हो, ऐसे क्षेत्र को उलूस कहा जाता था। और किरिलताई किसे कहा जाता? तो देखिए चंगेज खान के जो पुत्र थे, चारों पुत्र, इन चारों पुत्र के अधीन के अंदर जो नई नई सैनिक टुकड़ियां दी गई थी उन्हें किरिलताई कहा जाता था। आगे देखिए, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक भाग कहलाता था। अब जब लॉर्ड अपने नाइट को भूमि का कुछ भाग देते थे, इस भाग को क्या कहा जाता था? फीप कहा जाता था। ध्यान रखना, लॉर्ड के द्वारा नाइट को जो भूमि दी जाती थी, इस भूमि को फीप कहते थे। और जो लॉर्ड के घर हुआ करते थे, लॉर्ड के घर को मैनर कहते हैं, जिसके अंदर ऑप्शन आ रखा है ना मैनर का, आपका दूसरा। ये मैनर का मतलब होता है लॉर्ड के जो अपने घर होते हैं उन घरों को मैनर कहा जाता है, और नाइट को जो भूमि दी जाती है उसको फीप कहा जाता है। हमने आपको बताया था नाइट का मतलब होता है सैनिक, घुड़सवार सैनिकों को क्या कहा गया था? नाइट वर्ग में शामिल किया गया था, जो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिए, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा कि द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली के लेखक कौन थे? बर्क हार्ट थे। तो ध्यान रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, अब पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसके अंदर पहला प्रश्न देखिए, होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खाली जगह है। हम सभी को जानते हैं कि होमो एक लैटिन भाषा, लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। हमने पढ़ा था कि होमो एक लातीनी भाषा, जिसे लैटिन भाषा भी कहा जाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदमी। दूसरी खाली जगह को देखिए, खाली जगह मानव को औजार बनाने वाला मानव कहा जाता है। ऐसे कौन सा मानव है जिसे औजार बनाने वाला मानव कहा जाता है? हमने 3 प्रकार के उस समय होमो के साथ में पढ़े थे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो जिसके अंदर होमो हैबिलिस का मतलब था औजार बनाने वाले मानवों को होमो हैबिलिस कहा जाता था। सीधा खड़े रहने वाले मानव को होमो इरेक्टस कहा जाता था, और होमो सैपियंस प्राज्ञ या चिंतनशील मानव को होमो सैपियंस कहा जाता था। तो देखिए अपना सही जवाब हो जाएगा होमो हैबिलिस, खाली जगह के अंदर आ जाएगा होमो हैबिलिस, मानव औजार बनाने वाला मानव था। तीसरा प्रश्न देखिए, अल्टामिरा गुफा कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखना, अल्टामिरा की गुफाएं, हमने एक बार और चर्चा की थी कि अल्टामिरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? स्पेन में स्थित है। और स्पेन, इसके अंदर क्या है? इनकी छतों पर जानवरों के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। तो अपना सही जवाब हो जाएगा खाली जगह के अंदर अल्टामिरा की गुफा स्पेन में स्थित है। चौथी खाली जगह को देखिए, भाषा का विकास सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? तो भाषा का विकास हमने पढ़ा था, भाषा का विकास लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। हमने पढ़ा था 56 लाख वर्ष पहले मानव का विकास हुआ था, और 20 लाख वर्ष पहले भाषा का विकास शुरू हुआ था। अगली खाली जगह को देखिए, 5 नंबर वाली, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र, पेशी नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शासन व्यवस्था वास्तविक सत्ता किस निकाय में नहीं थी? मतलब वास्तविक सत्ता का जो शक्ति का केंद्र था वो किनके पास में था? तो ध्यान रखना, रोमन साम्राज्य के अंदर शक्ति का केंद्र था, शासन की प्रभुसत्ता किनके हाथ में थी? शासन व्यवस्था जो सत्ता थी वो सेनेट के हाथों में थी। हमने पढ़ा था सेनेट
कौन सा वर्ग कहलाता है? अमीर लोगों का, धनवान लोगों का, अभिजात वर्ग के लोगों का वर्ग कहलाता है। तो ध्यान रखना, सेनेट को हम क्या कह सकते हैं? अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं। एक आगे और प्रश्न आएगा 3 खिलाड़ियों वाला, उसमें देखेंगे। अगली खाली जगह देखिए, सम्राट खाली जगह व खाली जगह रोम राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। लो, यही प्रश्न था। तो रोमन साम्राज्य के अंदर मुख्य 3 खिलाड़ी थे, वो कौन कौन से थे? तो एक तो थी सेना, दूसरा था सम्राट और तीसरा था सेनेट। अब कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एक थी सेना, दूसरा था सम्राट और तीसरा अभिजात वर्ग। तो सेनेट को क्या कहा जाता है? अभिजात वर्ग कहा जाता है, कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सेना, सम्राट, सेनेट, स स स, तो तीनों याद रखना। रोमन साम्राज्य के मुख्य 3 खिलाड़ी स स स, सेना, सम्राट और सेनेट। अगली खाली जगह को देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण, वैसे तो कई कारण थे रोमन साम्राज्य के पतन के, लेकिन आपको प्रमुख कारण और खाली जगह के अंदर भरने के लिए कहा है तो सिर्फ एक बताना पड़ेगा जो महत्वपूर्ण था। तो ध्यान रखना, बर्बर जातियों ने वहां पर आक्रमण किए थे, इसीलिए रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, पतन हुआ था। तो मुख्य कारण यही है, बर्बर जातियों, विदेशी बर्बरों का। आपकी पुस्तक के अंदर लिखा हो विदेशी बर्बरों के आक्रमण के कारण, तो यही है, बर्बर जाति थी और उन्होंने आक्रमण किया, इसीलिए रोमन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। अगली खाली जगह और अंतिम खाली जगह को देखिए, रोमन साम्राज्य प्रणाली के सबसे बड़े शहरी केंद्र। अब रोमन साम्राज्य प्रणाली के सबसे बड़े शहरी केंद्र कौन कौन से थे? तो आपकी पुस्तक में बिल्कुल क्लियर नजर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर डाल के कि रोमन साम्राज्य प्रणाली के सबसे बड़े शहरी केंद्र कौन कौन से थे। पहला था कॉर्थेज, दूसरा था सिकंदरिया, तीसरा था एंटियोक। तो ध्यान रखना, रोमन साम्राज्य के प्रमुख शहरी केंद्र कॉर्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक थे। चलो साथियों, रिक्त स्थानों के बाद में हम प्रश्न करते हैं तीसरा, अति लघुरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। देखिए इसके अंदर टोटल 11 प्रश्न है। देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, पेन, कॉपी, पेपर आपके पास में हाथ में होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव कब व कहां हुआ? स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट श्रेणी का उद्भव कब हुआ और किन इलाकों में, किन क्षेत्रों में, किन स्थानों पर हुआ, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी का जो उद्भव है वो सबसे पहले कहां पर हुआ था? लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व। कहां पर हुआ था? अफ्रीका व एशिया के स्थलों पर हुआ था। और समय ध्यान रखना, लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व। फिर देखिए, मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध महाकाव्य, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा था? तो देखिए साथियों, प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा था? तो इसके अंदर देखिए, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य, मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा था? तो सबसे पहले देखिए, ध्यान रखना, गिलगैमेश मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध महाकाव्य था। और ध्यान रखना, ये उरुख का राजा था। आपने एन मरकर नाम पढ़ा होगा, एन मरकर। इसके बाद में गिलगैमेश राजा हुआ था और ये मेसोपोटामिया का ताकतवर शक्तिशाली राजा था और इसने ही एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम क्या था? गिलगैमेश महाकाव्य। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, मेसोपोटामिया में किन संसाधनों की पर्याप्तता थी? ध्यान से देखिए, मेसोपोटामिया में किन संसाधनों की पर्याप्तता थी? तो देखिए, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधनों की पर्याप्तता थी, क्योंकि यहाँ से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का आयात दूसरे देशों के द्वारा यहाँ से आयात किया जाता था मेसोपोटामिया से, और ये बेचते थे और विभिन्न प्रकार की नई नई वस्तुओं को ये बाहर विदेशी देशों से भी मंगवाते थे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर खाद्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कम थी, क्यों? तो देखिए साथियों, मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कम इसलिए थी क्योंकि वहां पर जो लिपि थी, प्रयोग में ली जाने वाली जो भाषा की लिपि थी, वो लिपि बहुत ही ज्यादा जटिल थी और बहुत ही ज्यादा उस लिपि के अंदर चिन्हों का प्रयोग किया गया था। भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह थे, तो आखिर लोग कौन कौन से चिन्हों को अपने मनो मस्तिष्क में याद रखे, और इसीलिए वो जटिल लिपि थी और जटिल लिपि होने के कारण लोग ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, इसलिए वहां पर साक्षरता दर कम थी। तो देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि में चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी तथा ये चिन्ह बहुत ही ज्यादा जटिल हुआ करते थे, इसीलिए वहां साक्षरता दर कम थी। अगला प्रश्न देखिए,
पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के किन्हीं 4 सामाजिक वर्गों के नाम लिखो। रोमन साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा था, एक तो था पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य, एक था परवर्ती रोमन साम्राज्य। तो आपको पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के 4 सामाजिक वर्गों के बारे में बताना है। तो देखिए साथियों, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के 4 सामाजिक वर्ग। पहला वर्ग है सेनेटर, हमने कहा था सेनेट, आपने पढ़ा होगा सेनेटर। नाइट वर्ग, जिसे अश्वरोही भी कहा जाता है, अश्वरोही भी कहा जाता है। तीसरा था कमीनकारों और चौथा था जनता का सम्माननीय वर्ग, अच्छे घरानों से संबंध रखने वाला वर्ग, जनता का सम्माननीय वर्ग। तो ध्यान रखना, परवर्ती रोमन साम्राज्य के 4 सामाजिक वर्ग थे, सेनेटर, नाइट वर्ग, कमीनकारों, जनता का सम्माननीय वर्ग। अगला प्रश्न देखिए, गैर मुसलमानों में कौन कौन से कर लिए जाते थे? तो ध्यान रखना, गैर मुसलमानों से एक तो खैराज नामक कर लिया जाता था और दूसरा जजिया नामक कर लिया जाता था। आप लोगों को सबको पता है 1564 के अंदर अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ कारणवश 1580 में इसे वापस लागू करना पड़ा। तो ध्यान रखना, गैर मुसलमानों से यानी जो मुसलमान नहीं है उन सब से ये कर लिया जाता था, तो खैराज कर और जजिया कर लिया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, चीन के उत्तरी भाग में, ऊपर वाले भाग में मंगोलिया देश है और वहां के मध्य एशिया स्टेपी घास के क्षेत्रों में मंगोल जाति के लोग, मंगोलिया लोग रहते थे, बहुत ही ज्यादा खूंखार और ताकतवर हुआ करते थे। और चीन ने उनसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महान चीन का निर्माण करवाया गया। अगला देखिए, चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या थी? अब चंगेज खान बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली और आने वाली हजारों पीढ़ियां तक चंगेज खान का गुणगान किया जाता था, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर और साम्राज्य विस्तारक शासक कहलाता था। तो देखिए ऐसा क्या था, चंगेज खान ने अपने राज्य में दूर स्थित स्थानों में आपसी संपर्क बनाने के लिए जो फुर्तीली संचार पद्धति अपनाई उसे हरकारा पद्धति कहा जाता था, क्योंकि चंगेज खान का साम्राज्य बहुत ही विस्तार था, दूर दूर तक उनका साम्राज्य था। अब दूर दूर साम्राज्य के उन इलाकों में, उन प्रांतों में संपर्क बनाने के लिए जो एक फुर्तीली टीम तैयार की गई, संचार पद्धति के लिए, अपने एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखने के लिए जो एक टीम तैयार की गई, और उस टीम तैयार करने की जो पद्धति थी, उस पद्धति को ही चंगेज खान की हरकारा पद्धति कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, सामंती समाज नामक पुस्तक की रचनाकार कौन थे, लेखक कौन थे? तो ध्यान रखना, सामंती समाज पुस्तक के रचनाकार कौन थे? मार्क ब्लॉक थे। कौन थे? मार्क ब्लॉक। याद रखना, सामंती। और हमने एक पहले पुस्तक और पढ़ी, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इटली वाले, तो उसका भी ध्यान रखना, बर्कहार्ट था। और आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न, यूरोप में कौन कौन से नगर कला व विद्या के प्रमुख केंद्र बन गए थे? कला व विद्या के मामले में जो प्रमुख केंद्र जो नगर बन गए थे, उन नगरों के बारे में बताना है यूरोप के अंदर। तो देखिए, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। ध्यान रखना, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला के मामले में सबसे विकसित नगर बन गए थे। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, और 11 प्रश्नों के अंदर क्या पूछा जाता है आपसे, रेनेसां शब्द का प्रयोग प्राय किन के लिए किया जाता था? रेनेसां शब्द का प्रयोग प्राय किन के लिए किया जाता था? तो ध्यान रखना, पहले तो ये समझ लो रेनेसां शब्द का शाब्दिक अर्थ होता क्या? रेनेसां शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, या फिर हम कह सकते हैं पुनर्जागरण। और ये यूरोप के अंदर हुआ था, कब से लेकर कब तक? 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य या यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का काम चला था, रेनेसां का काम चला था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन हुए थे। अब देखिए, रेनेसां शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो देखिए, रेनेसां शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता था जिसके पास में क्या थी? अनेक प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की रुचियां थी, और अनेक कलाओं में वो क्या था? निपुण था, दक्ष था। हम क्या कह सकते हैं? अनेक कलाओं में वह क्या था? निपुण था, दक्ष था। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? रेनेसां शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए आगे वाले प्रश्न। आगे प्रश्न हो रहे हैं पार्ट बी, लघुतरात्मक प्रश्न, होमिनोइड और होमिनोइडा में अंतर। ये प्रश्न सभी आपको पुस्तक के अंदर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले प्रश्न थोड़े ढूंढने में परेशानी होती है, और ये बड़े वाले प्रश्न आपको आसानी से बुक के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी यदि मान लो कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको बुक के अंदर नहीं मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और
हम उस प्रश्न का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर करवाएंगे। तो अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।